हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। मैं हूं मोनिका और अपने पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 ओवरहेड्स एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अपने ने ओवरहेड्स की थियरी पढ़ ली थी, उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए थे। आज अपने जाएंगे एब्जॉर्प्शन के ऊपर। तो पहले एक बार देख लेते हैं कि चीजें कैसी और किस टाइप में जाएगी। पहले थोड़ी सी थियरी एज यूजुअल, कुछ एग्जांपल्स, और उसके बाद अपने क्वेश्चंस पे जाएंगे। ठीक है, तो देखो, अभी तक अपने ने क्या पढ़ा था कि अपना एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, एक सर्विस डिपार्टमेंट होता है। ओके, अब उसमें पहले अपने एक्सपेंसेस अलोकेट करते हैं, दैट इज अलोकेशन ऑफ कॉस्ट, जो अपने को क्वेश्चन में दिए होते हैं। देन अपने अपोर्शन भी करते हैं कि अपने को रेंट दिया है, इन टोटल फैक्ट्री का रेंट दिया है, तो अपने अपोर्शन करते हैं कितना ये वाला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का स्क्वायर फीट एरिया, मतलब 200 स्क्वायर फीट इसका एरिया, तो इससे अपने मल्टीप्लाई करके इसको अलोकेट कर अपोर्शन कर रहे थे, दैट इज अपोर्शनमेंट। इसका टोटल अपने करते थे तो वो आता था प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसके बाद अपने एक्सपेंसेस को रीअपोर्शन करते थे। रीअपोर्शन मतलब सर्विस वाले एक्सपेंसेस को प्रोडक्शन में लाके रखते थे, दैट इज रीअपोर्शनमेंट। अब रीअपोर्शनमेंट और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का जब अपने टोटल करते थे, दैट इज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये फॉर्मेट मैंने आपको सबसे पहले इन डिटेल लिखवाया था। इसे अपने बजटेड ओवरहेड्स भी बोलते हैं। फिर इसको डिवाइड करते थे बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी से, तो अपने को मिलता था रिकवरी रेट। ये मैंने कहा था कि मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी, तो आज अपने इसको समझते हैं कि व्हाट इज बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी। तुम्हें पता है कि कुछ फैक्ट्रीज जो है, जैसे ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री ए और बी। अब ये लेबर ओरिएंटेड है, मतलब यहाँ पे लेबर्स ज्यादा काम करते हैं, मशीन्स कम काम करती है। ये मशीन ओरिएंटेड है, यहाँ पे लेबर्स की कम जरूरत है और मशीन की ज्यादा है। तो ये लोग क्या करेंगे, जो बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है कि फैक्ट्री किस टाइप की है। तो अगर लेबर ओरिएंटेड है तो लेबर्स ने कितने घंटे काम किया, सपोज एक महीने में 100 घंटे लेबर्स ने काम किया, तो जो भी बजटेड ओवरहेड्स है, सपोज बजटेड ओवरहेड्स आया 10,000, तो उसको 100 से डिवाइड कर देंगे कि एक की लेबर कितने। अब तुम जब डिवाइड करोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि अगर लेबर 1 घंटे काम करता है ना, तो अपने को कितना ओवरहेड रिकवर हो रहा है, दैट इज आवर रिकवरी रेट। अब एक एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। तो मैंने तुम्हें ऊपर ऊपर से बताया कि चीजें कैसे वर्क करती है। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लिखने की नीड नहीं है तुम्हें, वो ऊपर वाला भी नहीं लिखोगे चलेगा, क्योंकि अपने जस्ट देख रहे थे कि पहले अपने ने क्या पढ़ा और अभी क्या पढ़ रहे हैं। सपोज एक फैक्ट्री है, उसके दो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट्स ए और बी। ठीक है, अब क्वांटिटी, अब दोनों की 25,000 यूनिट्स बनती है पूरे साल में। ओके, अब लेबर ओरिएंटेड है, सपोज फॉर एग्जांपल अपनी फैक्ट्री जो है वो लेबर ओरिएंटेड है। लेबर्स को इसे बनाने में लगता है 2 घंटे, और इसके एक प्रोडक्ट को बनाने में लगता है 4 घंटे। टोटल कितने घंटे लगेंगे, तो 25। एक प्रोडक्ट बनाने में 2 घंटे लग रहे हैं और अपने को 25,000 प्रोडक्ट्स बनाने हैं एक ही, तो 50,000 घंटे लगे अपने को। यहाँ पे भी एक प्रोडक्ट बनाने में अपने को 4 घंटे लगता है और अपने को 25,000 बनाने हैं, तो दैट इज 1,00,000 आवर्स लगेंगे। ओके, अब अगर मेरा ओवरहेड, इफ माय ओवरहेड 1,00,000 रुपए मेरा ओवरहेड है, तो नॉर्मली अगर मैं ऐसा करती, कोई क्वांटिटी से डिवाइड कर देती कि सपोज मैं पूरे साल में 1,00,000 रुपए ओवरहेड्स पे खर्च कर रही हूँ और मैं पूरे साल पे 50,000 यूनिट्स बना रही हूँ, तो डिवाइड बाय 50,000 कि एक यूनिट बिकेगा तो मेरे को 2 रुपए पर यूनिट रिकवरी रेट हो जाएगा। ऐसा मैं कर सकती हूँ, बट ये गलत है। कैसे गलत है, क्योंकि देखो, ए को बनाने में सिर्फ 2 घंटे लगता है और बी को बनाने में 4 घंटे लगते हैं। तो जिसको ज्यादा टाइम लग रहा है, जिसपे ज्यादा लेबर कॉस्ट आ रही है, उसके ओवरहेड्स भी तो ज्यादा होने चाहिए। अब मैं दोनों के ओवरहेड्स बराबर कैसे कर दूं, जब इसको बनाने में 2 घंटे लगते हैं और इसको बनाने में 4 घंटे लगते हैं। गलत है ना ये तो। सिंपल सी बात है, जब तुम नॉर्मली कोई चीज खरीदने जाते हो, जैसे डोसा खरीदने जाते हो, तो तुम प्लेन डोसा मांगते हो, तो सपोज इट इज रेट 50,
तो तुम मसाला डोसा मांगते हो ना, तो वो 100 रुपए 80 रुपए वो ऑब्वियसली महंगा ही होगा। क्यों? क्योंकि उसमें मेहनत ज्यादा लगती है। तो यही लॉजिक है यहाँ पे। अगर बी को बनाने में ए से ज्यादा टाइम लग रहा है तो उसका रिकवरी रेट, मतलब उसका 1 घंटे का कितना रिकवर होगा, मतलब 1 घंटे काम हुआ तो कितना रिकवर होगा, वो भी तो ज्यादा होना चाहिए ना। तो अब अपने मेन चीज पे आते हैं कि ये तो गलत है। अब सही क्या है वो देखते हैं। सही क्या होगा कि मैं ऐसा कर दूं कि 1 लाख तो मेरे है ही, ठीक है। अब मैं डिवाइड कर दूं इसको 1,50,000 से। 1,50,000 कहां से आया? 50,000 प्लस 1 लाख, दैट इज 1,50,000 की टोटल मेरे लेबर्स कितने घंटे काम कर रहे हैं। मतलब सपोज अगर मेरा लेबर 1 आवर काम करता है तो मेरे को रिकवर कितना होना चाहिए। वैसे ही अगर मेरा लेबर 2 घंटे काम करेगा तो कितना रिकवर होना चाहिए, उस हिसाब से मैं एलोकेट कर दूं तो दोनों पे सेम इफेक्ट आएगा। कैसे? क्योंकि अगर लेबर 2 घंटे काम कर रहा है तो उस हिसाब का रिकवरी रेट मिलेगा, और लेबर अगर 4 घंटे काम कर रहा है तो उस हिसाब का लेबर रिकवरी रेट मिलेगा। तो डिवाइड बाय 1,50,000। सही से लिखते हैं यार भले। तो आएगा 0.66 पर आवर। मतलब मेरा लेबर अगर 1 घंटे काम करेगा तो 0.66 रुपीज रिकवर होंगे मेरे। ओके, तो अब अपने ए के लिए देख लेते हैं पहले। फॉर ए, तो लेबर अगर 1 घंटे काम करता है तो रिकवर कितना हो रहा है? 0.66। और अपने एग्जाम्पल में लेबर कितने घंटे काम करता है? उसका एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 2 घंटे काम करता है, तो 2 आवर। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो बचपन में सीखा ही होगा कि यहाँ से ये मल्टीप्लाई होता है, यहाँ से ये। तो 2 into 0.66, इट इज 1.33। 1.33 रुपीज रिकवर होंगे मेरे 2 घंटे लेबर अगर काम करेगा तो। फॉर बी देख लेते हैं। सेम मेथड, अगर 1 घंटे काम कर रहा है तो 0.66 रिकवर हो रहा है, और ऊपर वाले में तो 4 घंटे काम करना पड़ रहा है, तो कितना रिकवर होगा? 4 into 0.66 इज इक्वल टू 2.66। अगर बी में देखा जाए तो मेरा 2.66 रिकवर होना चाहिए और एक प्रोडक्ट पे, और ए में 1.33। सिंपली तुम देखो ना कि एक प्रोडक्ट बनाने में तो कितना टाइम लगता है? 2 घंटे। और 2 घंटे मेरा लेबर काम करता है तो कितना रिकवर करके देता है? 1.33। तो एक प्रोडक्ट कितना रिकवर करके देगा? 0.33। सिंपल लॉजिक है। डन। आई होप पता चला होगा। वैसे ये एग्जांपल्स और क्वेश्चंस अपने करते जाएंगे रिकवरी रेट के। वैसे ये हर एक क्वेश्चन में आ ही जाता है, कुछ करना नहीं है तुम्हें, डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया ही होगा कि तुम मशीन आवर के बेसिस पे निकाल दो, लेबर आवर्स के बेसिस पे निकाल दो, तो उसमें आपको कवर हो ही जाएगा कि टोटल जितना है उतने में से मशीन आवर से डिवाइड कर दो, लेबर आवर्स से डिवाइड कर दो। सिंपल, इतना कुछ खास है नहीं है। अब ये सब तो हुई ओवरव्यू वाली चीज, तो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है। अब अपने जाते हैं इसकी मेथड्स के ऊपर। अब मैं ये सब रफ कर रही हूँ क्योंकि ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मैं जो मेथड्स लिखवा रही हूँ वो लिख लेना, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। कितना टाइम लगता है रफ करने में? तो मतलब क्लियर ऑल भी नहीं कर सकते वरना ऊपर वाला भी चला जाएगा। इसको भी हटा ही देते ना, क्या काम है इसको। यहाँ से चालू करता। 6 मेथड्स हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की, तो अपने एक एक पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन रेट इज ओनली द रिकवरी रेट। नाम ही अलग है एक ही चीज। तो 6 मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट्स। पहला, सिंगल प्रोडक्ट कंपनी या फिर सिमिलर प्रोडक्ट कंपनी। अब अपने ने जो ऊपर वाले एग्जांपल में समझा था कि ए को बनाने में 2 घंटे लगते हैं और बी को बनाने में 4 घंटे लगते हैं,
अब मेरे पास एक कंपनी है जिसके पास सिर्फ ए ही प्रोडक्ट है, तो वो तो डायरेक्टली यूनिट से भी डिवाइड करेगा तो भी उसका सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, अब अगर वो 1 लाख, अब वो यूनिट्स बना रहा है 25,000, तो वो कर ले और उसका जो आंसर आएगा, और उसके बाद 1 लाख डिवाइड बाय 50,000 जो उसके आवर्स थे वो कर ले, क्योंकि अगर ये करेगा तो इसको इंटू 2 तो करना ही पड़ेगा क्योंकि एक को बनाने में 2 घंटे लग रहे हैं, तो आंसर इनडायरेक्टली सेम हो ही जाएगा। तो ये है सिंगल प्रोडक्ट है कंपनी के पास, तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो डायरेक्टली यूनिट से डिवाइड कर दे तो, या फिर सिमिलर प्रोडक्ट है, मतलब उसके पास प्रोडक्ट दो है, ए और बी दो है, बट दोनों को बनाने में 2-2 घंटे लगता है, तो भी बात सेम आ जाएगी। तो इसका फॉर्मूला क्या है? तो पहली, रेट पर यूनिट, इसे बोलते हैं रेट पर यूनिट मेथड। क्यों? क्योंकि अपने इधर यूनिट से डिवाइड करेंगे, तो एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड यूनिट। बजटेड ओवरहेड्स क्या आएगा अपना? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वही अपना बजटेड ओवरहेड है, और जो भी बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी है वही अपना बजटेड यूनिट्स है। तो डिवाइड करोगे तो अपना आ जाएगा कि जो भी आंसर आएगा वो पर यूनिट होगा, क्योंकि ये पर यूनिट मेथड है कि रेट पर यूनिट, तो अपना आंसर भी पर यूनिट होगा। डन। नाउ द सेकेंड थिंग, दैट इज कंपनी विथ मल्टीपल प्रोडक्ट्स। जो अपने ने एग्जांपल लिया था कि कंपनी के पास दो प्रोडक्ट है ए और बी, और ए को बनाने में 2 घंटे लगते हैं, बी को बनाने में 4 घंटे लगते हैं, मतलब अपने यूनिट वाइज नहीं जा सकते। तो सेकेंड नंबर, दैट इज लेबर आवर मेथड। मतलब मैंने कहा था ना कि दो टाइप की कंपनीज हो सकती है, कोई फैक्ट्री मशीन ओरिएंटेड होगी, कोई फैक्ट्री लेबर ओरिएंटेड होगी। तो सपोज कोई लेबर ओरिएंटेड है तो उसके लिए लेबर आवर मेथड की मेरा लेबर जितने घंटे काम करेगा उतना रिकवरी हो, मतलब अपने एग्जांपल में जैसे 1 घंटे काम कर रहा था तो 0.66 रिकवर हो रहा था। तो वैसे ही अगर एक प्रोडक्ट को बनाने में 2 घंटे लगते हैं तो कितना रिकवर होगा, 3 घंटे लगते हैं तो कितना रिकवर होगा, तो अपने को पर यूनिट भी मिल जाएगा और पर आवर भी मिल जाएगा। यूनिट करने देखो पहले तो जब तुम डिवाइड करोगे तो तुम्हें पर आर ही मिलेगा। अब तुम्हें पर यूनिट चाहिए तो करना क्या होगा, अगर क्वेश्चन बोले तो, वरना ऐसा कुछ बोलता नहीं, अगर बोले तो तुम्हें क्या करना होगा, सिंपली उस प्रोडक्ट को बनाने में जितने घंटे लगते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर, इससे अपने को पर आवर का एब्जॉर्प्शन रेट मिलता है। तो बजटेड ओवरहेड्स, OH मीन्स ओवरहेड, अगर तुम एग्जाम में भी OH लिख के आते हो तो वो इम्प्लाइडली समझा जाता है कि ओवरहेड्स है, क्योंकि तुम्हारे बुक में भी ओवरहेड्स का शॉर्ट फॉर्म OH यूज किया है। पर अगर टाइम है तो ओवरहेड कितना ही बड़ा वर्ड है, लिख ही देना। बजटेड लेबर आवर्स, तो अपना जो आंसर आएगा वो आएगा पर आवर में। ये पीछे लिख देना कि पर यूनिट है, पर आवर है, क्योंकि इसके बाद कई बार आंसर्स में गलती हो जाती है। थर्ड वन, मशीन आवर रेट। मशीन आवर मेथड, सॉरी रेट तो नीचे लिखूंगी ना मैं। एब्सॉर्प्शन रेट पर आवर, तो बजटेड ओवरहेड्स। अच्छा, नाउ इट्स बेटर।
बजटेड मशीन आवर। सिंपल इसमें क्या है, पहले अपने क्या कर रहे थे कि बजटेड लेबर आवर्स ले रहे थे क्योंकि अपनी फैक्ट्री जो है वो लेबर इंटेंसिव है। यहाँ पे अपने बजटेड मशीन आवर ले रहे हैं क्योंकि अपनी जो फैक्ट्री है वो मशीन ओरिएंटेड है। सिंपली तुम्हें क्वेश्चन में ऑलवेज बोलेगा कि तुम्हें किससे डिवाइड करना है, मशीन आवर लेना है, लेबर आवर लेना है, जो भी है वो क्वेश्चन में हर बार बोला जाएगा, इम्प्लाइडली बोला, मतलब एक्सप्रेसली बोला जाएगा। इम्प्लाइड मीन समझ जाना होता है, बोलना नहीं होता कभी भी। फाउंडेशन में पढ़ा होगा ना, तो ये भी आएगा, वो आएगा पर आर फोर्थ। मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि कोई फर्क ही नहीं है लेबर और इसमें। फर्क इतना है कि वहां पे अपने तुम लेबर आवर से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे तुम मशीन आवर से डिवाइड करोगे। फोर्थ, ओवरहेड्स एज अ परसेंटेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट। अब ये वाली थोड़ी सी ट्रिकी है। अगर तुमने कॉस्ट शीट पहले पढ़ा है, आई नो मैंने नहीं पढ़ा है पहले कॉस्ट शीट, बट ये वाली चीज कॉस्ट शीट में बहुत बार आती है कि तुम्हें डायरेक्टली बोलता नहीं है कि ओवरहेड्स कितना है, तुम्हें डायरेक्ट बोल देता है अगर मशीन मटेरियल तुम 100 का लेके आ रहे हो तो उसका 10% मतलब 10 रुपए जो है वो तुम्हारा ओवरहेड्स लगेगा ही लगेगा। तो ये कई बार होता है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, जो मटेरियल कॉस्ट है उसका कुछ परसेंटेज जो क्वेश्चन बोले वो निकाल देना है, वही तुम्हारा ओवरहेड्स हो जाएगा। ओके, तो मैं तुम्हें पहले फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देती हूँ कि उसमें करना क्या है। एब्जॉर्प्शन, ये वाली चीज जो है रिकवरी रेट, एब्जॉर्प्शन, ये सबसे इजी है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना। तुम्हें क्वेश्चन में जो लिखा है उसको इम्प्लाइडली मतलब मान लेना है कि ऐसा ही कहना चाहता है और जस्ट डिवाइड कर देना है, तुम्हारा रिकवरी रेट आ जाएगा। एब्जॉर्प्शन रेट, तो बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड मटेरियल कॉस्ट इनटू 100, तो आएगा परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। अब ये तो तुम्हें फॉर्मूला तो ये तुम्हें बता रहा है कि तुम्हें परसेंटेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालना है, बट तुम्हें मोस्टली क्वेश्चन में ये निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। तुम्हें दिया होगा कि कितना है, तुम्हें उससे ये निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन फॉर्मूला के हिसाब से तुम्हें क्या करना है, बजटेड ओवरहेड सपोज तुम्हारे 10 है, तुम मटेरियल लेके आ रहे हो 100 का, इंटू 100 कर दो, तो कॉस्ट परसेंटेज कितना है, 10% है। वो कि तुम जितना भी मटेरियल लेके आओगे उसका 10% तुम्हारा ओवरहेड होगा। तुम आज 100 का लेके कल 1000 का लेके आओगे तो उसका 10% भी तुम्हारा ओवरहेड होगा। ये काफी सारी फैक्ट्रीज सेट कर देती है क्योंकि ओवरहेड्स को कैलकुलेट करना, उनको मेंटेन करना, उनके परमानेंट मतलब अकाउंट्स प्रिपेयर करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो वो लोग ये मेथड फॉलो करते हैं कि जितना तुम मटेरियल खरीदोगे उसका सर्टेन परसेंटेज जो है वही ओवरहेड्स होगा। ओके, देन वन मोर इज देयर। अभी तो 4 ही हुए हैं, 5 6 है ना। फिफ्थ, overhead as a percentage of labor cost। ये भी सिंपल है, ऊपर जहाँ पे मटेरियल था यहाँ पे लेबर समझ लो। पहले क्या था कि तुम जितने का मटेरियल खरीदोगे उसका सर्टेन परसेंट जो है वो ओवरलोड है, सॉरी ओवरहेड होगा। यहाँ पे क्या है कि जितने का तुम्हारा लेबर, तो तुम सैलरी पे करोगे, मतलब वेजेस सैलरी जो भी है वो पे करोगे, उसका सर्टेन परसेंटेज जो है वो ओवरहेड होगा। सपोज तुम अपने लेबर को मंथली 100 रुपए देते हो, तो तुमने बोला इसका 10% जो है ना वो मेरा ओवरहेड है, मतलब लेबर के ऊपर ही तो खर्चा होता है, मतलब रेंट वगैरह सब कुछ निकालो ना तो लेबर के बराबर ही होता है। तो 10% ओवरहेड होता है, मतलब 10 रुपए मेरा। और कल को अगर तुम्हारी लेबर कॉस्ट बढ़ जाए, मतलब 120 हो जाए, तो तुम्हारा ओवरहेड भी बढ़ के 12 हो जाएगा। तो ये है परसेंटेज ऑफ लेबर। ये परसेंटेज जब दिए हो ना तो क्वेश्चन ज्यादा इशू हो जाता है क्योंकि तुमको कुछ करना ही नहीं पड़ता, तुमको डायरेक्टली लेबर कॉस्ट निकालने की और उसके कुछ परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देने की। एब्जॉर्प्शन रेट, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड लेबर कॉस्ट इंटू 100। ऊपर इंटू 100 लिखा था।
That is, it will be percentage of labor cost. Sixth number, overhead as a percentage of prime cost. So absorption rate will be, अब प्राइम कॉस्ट क्या होता है? प्राइम कॉस्ट, हाँ मैं तुम्हें बता देती हूँ व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट सिंपली होती है जो अपनी प्राइमरी कॉस्ट लगती है कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में. प्राइमरी कॉस्ट क्या होती है? मटेरियल प्लस लेबर. इसको तुम टोटल करोगे तो ये तुम्हारा प्राइम कॉस्ट आ जाएगा. मतलब डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर इज अवर प्राइम कॉस्ट. मतलब तुम पहले इन दोनों का टोटल करो और उसका सर्टेन परसेंटेज. तुमने सीखा क्या? सिंपली पहले तुम सिर्फ मटेरियल करोगे, फिर सिर्फ लेबर करोगे, फिर दोनों का टोटल करो और उसका सर्टेन परसेंट जो है वो तुम्हारा ओवरहेड्स होगा. सिंपल. बजटेड ओवरहेड्स अपॉन budgeted prime cost into 100 is equal to percentage of prime cost. सिंपली अपने ने 6 के 6 मेथड्स जो हैं वो तो सीख लिए. आई होप समझ में आया होगा क्योंकि इतना कुछ हार्ड था नहीं इसके अंदर. अब ट्राई करते हैं कि अपने एक एग्जांपल भी खत्म कर दें. वैसे तो मेरे पास 15 ही मिनट है बट लेट्स सी हो जाएगा मेरे हिसाब से. तो अपने देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6. ये सब समझ आया था ना? ये रिवाइज, आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ रिवाइज करने जैसा है, बट फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि अपने ने पहले पर यूनिट देखा. पर यूनिट में क्या करना है? तो बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड यूनिट्स. देन लेबर इंटेंसिव देखा तो सिंपली ऊपर सब में बजटेड ओवरहेड्स आएगा, नीचे जो बोले उससे डिवाइड कर देना है. तो बजटेड लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, मटेरियल कॉस्ट. अब परसेंटेज तुम्हें मोस्टली क्वेश्चन में दिया होगा और तुम्हें ये निकालना पड़ेगा, बट तुम्हें यहाँ पे ये सिखाया जा रहा है कि तुम ये वाला कैसे निकालोगे. और ये तीनों तो सेम जाते हैं. तो 6 नंबर, एक मशीन है जिसकी कॉस्ट है 1 करोड़. ओके, इज एक्सपेक्टेड टू रन फॉर 10 years. वो मशीन अगर आज अपने खरीद के लाते हैं तो 10 साल चलेगी. एट द एंड ऑफ दिस पीरियड उसकी, अब 10 साल के बाद भी उसको मैं बेचने जाऊंगी ना भंगार में तो मेरे को 9 लाख रुपए मिल रहा है. ओके, रिपेयर ड्यूरिंग द होल लाइफ ऑफ द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू बी 18 लाख. पूरे 10 साल के पीरियड के अंदर मैं उसका काम करवाऊंगी. ऑब्वियसली मशीन है तो खराब होने के चांसेस तो है, तो 18 लाख रुपए लगेंगे पूरे 10 साल के. ओके, and the machine is expected to run for 4,380 hours per year on an average. पूरे साल में ये मशीन इतने घंटे काम करेगी. Its electricity consumption is 15 units per hour. अगर वो मशीन 1 घंटे काम करती है ना तो वो 15 यूनिट्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के कंज्यूम करती है और 1 यूनिट का रेट है 5. ओके, तो अपने अमाउंट ऑब्वियसली बहुत आराम से ला सकते हैं. मशीन ऑक्यूपाई करती है 1/4 ऑफ द एरिया. जितना भी ऑफिस का एरिया है, मतलब जो भी फैक्ट्री का एरिया है उसका 1/4 जो है वो मशीन का है. मतलब सपोज इतना एरिया है तो इसका 1/4 इतना हुआ तो वो मशीन ऑक्यूपाई करती है. उसके बाद ऑफ द डिपार्टमेंट की बात करें, एंड 2 पॉइंट्स आउट ऑफ टोटल 10 पॉइंट्स. अगर लाइट के 10 पॉइंट है तो उसमें से 2 पॉइंट तो सिर्फ मशीन ही यूज कर लेती है. ओके, द फॉरमैन हैज डिवोट अबाउट 1/6 ऑफ हिज टाइम टू द मशीन. अगर 1/6 मतलब सिंपली अगर वो 10 घंटे काम करता है तो 1/6 जो है वो इतना टाइम मशीन को देता है. मंथली रेंट ऑफ द डिपार्टमेंट इज 30,000. अब ये 30,000 क्यों दिया है? अपने को 1/4 एरिया बोला था ना, तो अपने इसका मल्टीप्लाई इंटू 1/4 करेंगे तो अपने को रेंट मिल जाएगा. लाइटिंग चार्जेस अमाउंट 8,000 पर मंथ. अब लाइट चार्जेस क्यों दिया है? अपने को यहाँ पे बोला था ना कि 2 पॉइंट्स जो है आउट ऑफ 10 वो यही ले लेता है. तो 8,000 इंटू 2 डिवाइड बाय टोटल 10 ये करेंगे तो अपने को लाइटिंग चार्जेस मिल जाएंगे.
इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, सिर्फ जो डेटा दिया है तुम्हें उसको समझना है और कैलकुलेट करना है। दैट फॉरमैन इज पेड मंथली सैलरी ऑफ 19,200 तो इंटू 1/6 करेंगे क्योंकि वो उसका 1/6 टाइम जो है वो मशीन को दे देता है। लास्ट में क्या बोला, फाइंड आउट द मशीन आर रेट। ओके, मशीन आर रेट निकाल लेंगे। अज्यूमिंग इंश्योरेंस इज 1% पर एनम, 1% किसका, 1 करोड़ का 1% पर एनम, एंड एक्सपेंसेस ऑन ऑयल एक्सेट्रा 900 पर मंथ। अब पर मंथ लास्ट में दे दिया ना, तो अपने सारा का सारा डेटा पर मंथ निकालेंगे पहले और उसको फिर पर आर कर देंगे। तो क्वेश्चन चालू करते हैं फिर। 6th नंबर, टोटल नंबर ऑफ आवर्स पर एनम। पर एनम मशीन पूरे साल में कितने घंटे काम करती है, तो 4380। अब अपने मंथ का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स पर मंथ, मंथ का कितना आएगा 4380 डिवाइड बाय 12 कर दो तो 365 आ जाएगा। तो कॉम्पिटिशन इतना बहुत है वर्किंग नोट में, बाकी सारा अपने इसी में करें। अब क्वेश्चन चालू करते हैं। कॉम्पिटिशन ऑफ मशीन आवर रेट। अब दो कॉलम बनाते हैं, पहला पर मंथ का और दूसरा पर आर का, क्योंकि अपने को मशीन आवर रेट निकालने बोला है। तो पर आर, जैसे ही अपने पर आर का टोटल करेंगे तो वो अपना मशीन आर रेट बन जाएगा। अब एक एक करके कॉस्ट को लेके आते हैं। पहले जितनी भी फिक्स्ड कॉस्ट है उतनी लेके आते हैं। इसका मतलब कॉस्ट तुम जब भी करोगे ना कॉस्टिंग का सम, और तुम्हें बहुत सारा डेटा दिया हो, तो मोस्ट प्रेफरेबल वे है कि तुम उस कॉस्ट को पहले फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में बाइफरकेट कर लो। तुम्हें ये तो पता होगा व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब तुम कितना भी प्रोडक्शन करो, तुमने 1 यूनिट बनाया कि 10 यूनिट बनाया कि 100 यूनिट बनाया, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें खर्चा उतना ही लगेगा। ओके, तो दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब रेंट। सपोज रेंट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, सपोज नहीं, रेंट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट ओनली। क्यों? क्योंकि अगर तुम 1 यूनिट बनाओगे तो भी तुम्हें उतना ही रेंट देना पड़ेगा, और अगर तुम 100 यूनिट बनाओगे तब भी। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ वेरिएबल कॉस्ट। कैसे? अगर तुमने 1 यूनिट बनाया तो तुम कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे, वही अगर 100 यूनिट बनाए तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी। तो वो डिपेंड करेगी कि कितने यूनिट्स बनते हैं उसके ऊपर। तो फिक्स्ड मीन्स कि वो चेंज नहीं होती तुम्हारे यूनिट्स के चेंज होने से, और वेरिएबल मीन्स वो तुम्हारे यूनिट्स के चेंज होने से चेंज हो जाती है। तो पर्टिकुलर्स ये अपने इन डिटेल पढ़ेंगे जब अपने दूसरे चैप्टर से फर्दर आगे जाएंगे वैसे वैसे। फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। सबसे पहले डेप्रिशिएशन। वो अब तुम फैक्ट्री खरीद के ला चुके हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता तुम 1 यूनिट बना रहे हो 4 यूनिट बना रहे हो, जो मशीनरी है वो तो डेप्रिशिएट होगी ही। अब डेप्रिशिएशन कैसे निकलेगा, मैंने सबसे पहले डेप्रिशिएशन को क्यों लिया है यहाँ पे, क्योंकि वो तुम्हें क्वेश्चन में डायरेक्टली कहीं दिया नहीं है, तो तुम्हें आइडिया नहीं आएगा कैसे करना है। देखो 1 करोड़ की मेरी मशीनरी थी, मैं उसको बेचूंगी तो मेरे को 9 लाख रुपए मिलेंगे। ओके, उसके बाद वो मशीनरी 10 साल तक चलने वाली है और मेरे को सिर्फ 1 महीने का चाहिए, तो अपने करेंगे क्या, एक 1 करोड़ की मशीन है, अब उसमें से मेरे को 9 लाख तो वापस से मिलने वाला है, तो मैं उसको क्यों डेप्रिशिएट करूंगी। ठीक है, डिवाइड बाय, डिवाइड बाय क्या होगा, 10 साल तक वो चलेगी। अब ये इसका जो आंसर आएगा उसको तुम फर्दर डिवाइड बाय 12 करोगे। अब देखो तुम जब ये सॉल्व करोगे ना इसको, तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो पर एनम होगा। ठीक है, पर एनम कैसे होगा, सिंपली ये तुमने डेप्रिशिएशन जब तुम 12th में थे, फाउंडेशन में थे, तब से करते आ रहे हो कि सिंपली अगर 1 करोड़ की मशीनरी है उसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस करो और उसके क्या बोलते हैं पीरियड लाइफ से डिवाइड कर दो, तो तुम्हें पर एनम का डेप्रिशिएशन मिलेगा। अब जो पर एनम का डेप्रिशिएशन आएगा तुम उसे फर्दर डिवाइड बाय 12 करोगे तो तुम्हें पर मंथ का डेप्रिशिएशन मिलेगा। तो सिंपली यही करना है अपने को भी, डेप्रिशिएशन।
आएगा कैसे? अब देखो, मैंने तुम्हें कहा था कि वर्किंग नोट्स बनाने हैं, बट ऐसे छोटे छोटे कैलकुलेशन हो रहा, तो वर्किंग नोट के चक्कर में मत पड़ना, बहुत लंबा हो जाएगा। इट्स बेटर कि तुम यहीं पे साइड में लिख दो। तो लिखना क्या है, 1 करोड़ माइनस 9 लाख डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 12। सिंपल। तो अपना पर मंथ का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, दैट विल बी 75833। ओके। सेकंड, रेंट। रेंट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। अब रेंट के बारे में अपने को क्या बोला हुआ था कि मशीन जो है वो ऑक्यूपाई करती है 1/4 ऑफ द स्पेस, और अपना रेंट जो है वो कहाँ लिखा हुआ था, मंथली रेंट इज 30,000। ऑब्वियसली 30,000 इंटू 1/4, सॉरी 1/6, तो वो फॉर्म एंड टाइम देता है, 1/4 इज द पोर्शन। तो रेंट सिंपली 30,000 इंटू 1/4 कर दूंगी मैं, तो मेरा मंथली रेंट आ जाएगा 7,500, जो मशीन की वजह से आ रहा है। नेक्स्ट इज लाइटिंग चार्जेस। अब लाइट पॉइंट्स थोड़ी ना कम हो जाएंगे, मशीन अगर एक प्रोडक्ट बना रही है, 10 प्रोडक्ट बना रही है अगर, तो लाइट पॉइंट्स तो वो उतने ही कंज्यूम करेंगी। यहाँ पे लिखा था कि 2 लाइट पॉइंट यूज करती है आउट ऑफ 10, और मेरा लाइट पॉइंट्स का चार्ज कितना है, तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे ढूंढना थोड़ा सा टफ है। ये रहा लाइटिंग चार्जेस अमाउंट 8,000 पर मंथ है। तो लाइटिंग चार्जेस, अब ये फिक्स में क्यों आया, काफी सारों को डाउट आ सकता है कि अपने मशीन ही यूज नहीं कर रहे, प्रोडक्ट ही नहीं बना रहे, तो फिक्स में कैसे है। अब अगर मेरा 8,000 का खर्चा आ रहा है, तो उसमें से 2 तो मेरे मशीन की है ना, भले अब 8,000 का खर्चा आ चुका है, ये थोड़ी चेंज हो रहा है, ये तो फिक्स है ना कि अगर मशीन, अगर जितना भी खर्चा आएगा, 10 लाइट पॉइंट्स हैं, 10 लाइट पॉइंट्स का खर्चा आएगा, उसमें से 2 ही मेरे मशीन के, 3 4 ये तो नहीं वेरिएबल है कि मैं अगर 100 यूनिट बनाऊंगी तो भी मेरे को 2 ही लाइट पॉइंट्स चाहिए होंगे, अगर मैं 1 यूनिट बनाऊंगी तो भी मेरे को 2 ही लाइट पॉइंट्स चाहिए होंगे। इट इज लाइक दैट वे फिक्स्ड। तो 8,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 10, क्योंकि टोटल 10 थे, तो 1,600। देन अनदर इज फोरमैन की सैलरी। फोरमैन की सैलरी कैसे आएगी, तो यहाँ पे लिखा है कि फोरमैन अपना 1/6 टाइम देता है और अपने उसको सैलरी देता है 19,200। तो फोरमैन सैलरी 19,200 इंटू 1/6, तो आएगी 3,200। देन सैलरी एक्सपेंस 900 रुपए पर मंथ। ऑयलिंग वगैरह तो करनी पड़ेगी ना मशीनरी की। देन इंश्योरेंस इज अ फिक्स्ड। इंश्योरेंस कहाँ लिखा है, ये रहा कि 1% इंश्योरेंस है। अब 1% किसका, तो 1 करोड़ इंटू 1% पर एनम। अब जो भी आएगा उसको तुम्हें ये करना पड़ेगा, तो तुम्हारा आएगा करेक्ट कि 1 मंथ का कितना है। तो इंश्योरेंस 1 करोड़ इंटू 1% इंटू 1/12, तो आएगा 833। अब ये सब सारी फिक्स्ड का टोटल कर लो तुम, टोटल क्या आएगा 9366। अभी तुम इसको डिवाइड करोगे 365 से पर आर लाने के लिए, क्यों, क्योंकि एक ये कॉस्ट किसकी है, पर मंथ की, और एक महीने में 365 डेज, 365 आवर्स मशीन काम करती है, तो पर आवर कितना काम करती है वो, तो कितनी कॉस्ट एलोकेट होनी चाहिए, इतनी। ये कैसे आया, 9366 डिवाइड बाय 365, तो ये आ जाएगा तुम्हारा। अब जो वेरिएबल है उसको अपने लेके ही पर आवर में आएंगे, तो अपने को ये डिवाइड वाला करना ही ना पड़ेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट रिपेयर्स। अब रिपेयर्स क्या बोला था कि पूरे 10 साल में मेरे को 18 लाख की रिपेयर लगेगी, तो डिवाइड बाय 10 करूंगी तो पहले ये क्या आ जाएगा कि पहले 1 साल का आ गया, ठीक है, इंटू 12 इंटू 365। अब ये तुम ऐसा मत समझना कि पहले तुम डिवाइड कर दो इसको मल्टीप्लाई कर दो, थिंग इज लाइक दिस कि 18 लाख है, अब मैं पहले इसको 10 से डिवाइड करूं, फिर मैं इसको पर एनम आ गया,
अब मैं 12 से डिवाइड करूँ तो पर मंथ आ गया, फिर मैं इसको 365 से डिवाइड करूँ तो पर आर आ गया। इससे बेटर है कि मैं इसको ऐसे ही लिख दूं ना, तो ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसको गलत नहीं समझना है। सिंपली होना तो ये था, ये 10 साल की कॉस्ट है तो मैं इससे 10 को डिवाइड करूंगी तो 1 साल की आई। अब मेरे को 1 महीने की चाहिए तो मैं 12 से डिवाइड करूंगी, 1 घंटे की चाहिए तो मैं इसको 365 से डिवाइड करूंगी। अब मैं यहाँ पे सही लिख देती हूँ कि बाद में कोई नोट डाउन करे और उसको बाद में कंफ्यूजन क्रिएट हो, इससे बेटर है कि मैं यहीं पे सही नोट डाउन कर दूं, तरीका ही बदल दूं। सिंपली 18 लाख डिवाइड बाय 10 इंटू 12 इंटू 365, तो अपने को पर आर मिल जाएगा डायरेक्टली, तो दैट विल बी 41.10। सेकेंड इज इलेक्ट्रिसिटी, ये भी वेरिएबल है। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ गया था क्वेश्चन में? एक तो ऐसे क्वेश्चन लिखे होते हैं ना तो अपने को पता नहीं चलता कि कौन से अमाउंट कहाँ है। कहाँ लिखा है? मेरे को तो दिख भी नहीं रहा है। इलेक्ट्रिसिटी लिखा तो था, मेरे को इतना तो याद है। ये मंथली रेंट है, ये डिपार्ट लाइटिंग चार्जेस हैं, ये रहा। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन 15 यूनिट्स पर आवर वो कंज्यूम करती है और 5 रुपए 1 यूनिट के लगते हैं। तो सिंपल 15 इंटू 5, 75 डायरेक्ट आ गए तुम्हारे। अब इसका टोटल कर लो, मशीन आवर रेट मिल जाएगा तुम्हें, तो दैट विल बी 382.86, वो आएगा तुम्हारा मशीन आवर रेट। सिंपल। आई होप समझ आया होगा। किसी को देखना है तो देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले लो। बाय बाय फॉर टुडे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और आगे के क्वेश्चन करेंगे। सी यू।